नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मोदी जी आजकल बड़े खुश हो रहे होंगे। 8 तारीख को दिल्ली का इलेक्शन जीते और बस 2 दिन बाद यानी 10 तारीख को अपना पसंदीदा शौक पूरा करने निकल पड़े। अब तो सब जानते हैं कि मोदी जी को विदेश यात्रा से ज़्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं लगता। साल के 3 महीने चुनावी रैलियों में निकालते हैं, 3 महीने मंदिरों और इंटरव्यू देने में निकालते हैं और 3 महीने संसद में बैठकर अपनी तारीफ करवाने में, और बचे हुए 3 महीने विदेश यात्राओं में। अब आप कहेंगे कि भाई घूमने फिरने थोड़ी ना जाते हैं, अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए झोला उठाकर निकले हुए हैं। 10 साल में मोदी जी की सैकड़ों विदेश यात्राओं के बाद भारत देश कितना बड़ा विश्व गुरु बन गया है, ये हमने पिछले बुधवार को देखा, जब 2 घटनाएं एक साथ हुई। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 4 फरवरी को मोदी जी को अमेरिका आने का न्योता मिला। मोदी जी तो पहले से ही तैयार बैठे थे, कपड़े वपड़े सिलवा लिए थे, एक हफ्ते के अंदर प्रोग्राम बना डाला। 12 और 13 फरवरी को मोदी जी अमेरिका में होंगे। एक हफ्ता भी शायद इसलिए ले लिया गया क्योंकि दिल्ली के चुनाव भी तो कराने थे, वरना अपने देश के प्रधानमंत्री के पास काम ही क्या है। गोदी मीडिया के हिसाब से हम तो वैसे भी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन चुके हैं। हमारे देश में तो न्योते के साथ मिठाई भेजी जाती है। आपके घर गृहस्थी में कोई फंक्शन होता है, आप न्योता भेजते हैं, साथ में मिठाई का डिब्बा भी भेजते हैं। लेकिन ट्रंप ने न्योते के साथ कड़वा तोहफा भेज दिया। इधर न्योता और उसी 4 फरवरी को अमेरिका से एक जहाज अमृतसर के लिए उड़ा, जिसमें 104 भारतीय पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे। ये गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसे थे, इसलिए इन्हें डिपोर्ट किया गया, यानी वापस भेज दिया गया। मोदी जी ने हमारे देश को इतना बड़ा विश्व गुरु बना दिया गया है कि कानूनी तरीके से भी हजारों लोग भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से भी जा रहे हैं। पिछले साल 2 लाख से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया। लेकिन अभी बुधवार को जो हुआ उसकी बात करते हैं। चलिए, ये बात तो ठीक है कि हर देश को अधिकार है कि वो गैर कानूनी तरीके से रहने वाले विदेशियों को वापस भेजे। ये भी ठीक है कि जिस देश के वो नागरिक हैं उन्हें वापस लेना उस देश की जिम्मेदारी है। लेकिन बात बस इतनी सीधी नहीं है। अमेरिका से जो जहाज आया वो कॉमर्शियल जहाज नहीं था, आर्मी का जहाज, मिलिट्री का जहाज था। विश्व गुरु मोदी जी ने किसी देश के फौजी जहाज को हमारी सीमा में क्यों और कैसे घुसने दिया, इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं, मगर देंगे नहीं, क्योंकि अभी आगे सुनिए और क्या हुआ। उस जहाज में आने वाले लोगों के हाथ में हथकड़ी थी, पैर और कमर में जंजीरें थी। यह हथकड़ी और जंजीर पूरी फ्लाइट में बंधी रही। पूरे देश को इस बात से तकलीफ हुई क्योंकि लोगों को वापस भेजना एक बात है, उन्हें जंजीरों में बांधकर जलील करना सिर्फ उनका अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है। राज्यसभा में भी मुद्दा गरमाया तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने संसद में बयान दिया। वो उतना ही शर्मनाक है जितना लोगों को जंजीर में बांधकर लाना। उन्होंने कहा कि 2012 से अमेरिका का ये SOP है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। पहली बात तो ये कि इनके अपने बयान में जिस अमेरिका के नियमों में जिस शब्द का इस्तेमाल है वो रिस्ट्रेंट है, यानी रोका जाना। उसमें कहीं भी हैंडकफ या चेन्स नहीं लिखा है। किसी आदमी को रिस्ट्रेंट करने के लिए हाथ, पैर, कमर सब बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जयशंकर ने कहा कि ऐसा बस मर्दों के साथ किया जाता है। अमेरिका के नियमों के हिसाब से औरतें और बच्चों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। उन्होंने ये भी कहा कि बंधकों के खाने पीने का ध्यान रखा जाता है और टॉयलेट वगैरह जाने के लिए हथकड़ी खोल दी जाती है। लेकिन प्लेन से उतरे यात्रियों ने बयान दिए कि औरतों और बच्चों को भी हथकड़ी लगाई गई थी। 19 औरतें और 13 बच्चे थे, सबके हाथ पैर बांधे हुए थे, 4 साल के एक बच्चे की भी। और तो और जब बाथरूम जाने की बात हुई तो उसके लिए भी जंजीरें नहीं खोली गई, घसीट कर ले जाया गया। राज्यसभा में कुछ भी बयान देने से पहले अगर जयशंकर जी इन यात्रियों से बात कर लेते तो उनको हकीकत पता चल जाती, मगर उन्हें तो सफाई देने की जल्दी थी, क्योंकि मोदी जी की अमेरिका यात्रा से पहले इस बात को खत्म करना चाहते थे।
और फिर साथ में एक बयान और भी दिया। उन्होंने कहा ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2009 से आज तक लगभग 15,000 भारतीयों को वापस भेजा जा चुका है। दोस्तों, इस सरकार को 11 साल होने वाले हैं, लेकिन आज भी इनकी वही आदत है। खुद की कमी मिलती है तो कह देते हैं कि पहली सरकारों में भी ऐसा ही होता था। अरे भाई, पहली सरकारों में दिक्कत थी तभी तो आपको लेकर आए कि आप कुछ अलग रौला बनाएंगे, कुछ अलग करेंगे। मगर इनका यह हाल है कि मनमोहन सिंह की सरकार तो छोड़िए, 60 साल पुरानी नेहरू की सरकार में भी ये कमी निकालते रहते हैं। लेकिन जब पिछली सरकारों की बात हो ही गई तो आपको 2013 की एक घटना याद दिलाता हूँ। देवयानी खोबरगड़े नाम की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी अमेरिका में तैनात थी। 13 दिसंबर 2013 को जब वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो अमेरिकन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, हथकड़ी भी लगा दी। आरोप ये था कि जिस महिला को इन्होंने अपने घर पर नौकर रखा था उनको ये कानून के हिसाब से तनख्वाह नहीं देती थी। भारत देश के IFS अधिकारी को हथकड़ी लगी, ये छोटी बात नहीं थी। उसी दिन अमेरिका को संदेश दिया गया कि खोबरगड़े को एक डिप्लोमेट है और उन्हें ऐसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अमेरिका अपनी हवा में रहता है। उसने जवाब दिया कि अधिकारी की रैंक के हिसाब से उसको आधी इम्यूनिटी है, पूरी नहीं है, अरेस्ट किया जा सकता है। ये सुनने के बाद उस वक्त की मनमोहन सिंह सरकार ने यह नहीं कहा कि अमेरिका का ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, हम क्या कर सकते हैं। सरकार चुप नहीं बैठी। अगले ही दिन दिल्ली में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी से सिक्योरिटी बैरिकेड हटा दिए गए। अमेरिका को सीधा जवाब दे दिया गया कि तुम हमारे एक अफसर को पकड़ोगे, हम पूरी एम्बेसी से सिक्योरिटी हटा लेंगे। देवयानी को अगले ही दिन जमानत पर छोड़ दिया गया, लेकिन अमेरिका ने कहा कि केस चलाएंगे। उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जवाब में ये बकवास नहीं करी कि मेरा 56 इंच का सीना है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। कांग्रेस सरकार ने कहा कि तुम हमारे अफसर पर केस चलाओगे तो हम उन सभी अमेरिकी डिप्लोमेट्स के पार्टनर्स को जेल में डालेंगे जो गे यानी समलैंगिक हैं। उस वक्त हमारे देश के कानून के हिसाब से समलैंगिक संबंध नहीं बनाए जा सकते थे। जब अमेरिका को लग गया कि भारत को डराया या दबाया नहीं जा सकता तो 15 दिन के अंदर 6 जनवरी 2014 को अमेरिका ने देवयानी खोबरगड़े को फुल इम्यूनिटी दी और 8 जनवरी को बाइज्जत भारत वापस भेज दिया। उस वक्त की भारत सरकार इतने से भी नहीं मानी। सरकार का कहना था कि हमारी अफसर हमारी मर्जी से वापस आएंगी और अगर तुम भेज रहे हो तो ये लो, 48 घंटे के अंदर तुम्हारे भी एक अफसर को हम वापस भेज रहे हैं। और 2 महीने के अंदर देवयानी पर केस चलाने की कार्रवाई डिसमिस भी करा दी गई। इसे कहते हैं देश के सम्मान के लिए लड़ जाना। ये नहीं कि एक तरफ जहाज में हमारे लोग हथकड़ी लगाकर भेजे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री बस भागे चले जा रहे हैं कि ओहो ट्रंप जी का न्योता आ गया, जल्दी पहुंचना है। कुंभ में इतने लोग क्यों दबकर मर गए ये जानने की जल्दी नहीं है, बस अमेरिका जाने की जल्दी है। जयशंकर जी ने यह भी कहा कि जो आज तक होता आया है अब भी वही हुआ है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट में हाथ पैर बांधे गए तो क्या कॉमर्शियल फ्लाइट होती तो भी बांधे जाते हैं। अब यहाँ 2 सवाल उठते हैं। चलो ठीक है, उनके नियम ऐसे हैं कि वो बेइज्जती चाहते हैं, लेकिन आपको किसने रोका है कि आप इन नियमों के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट नहीं दायर कर सकते। मगर मोदी सरकार ऐसा कर नहीं रही। उदाहरण से समझाता हूं कि क्यों नहीं कर रही। 2 दिन पहले विदेश सचिव ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी जिसमें मोदी जी के फ्रांस और अमेरिका दौरे की जानकारी दी गई। फिर प्रेस को सवाल पूछने को कहा गया। अलग अलग पत्रकारों ने लगभग 4 बार ये सवाल पूछा कि क्या भारत सरकार ने अमेरिका के इन नियमों के खिलाफ कोई लिखित या फॉर्मल विरोध जताया है। हर बार विदेश सचिव सवाल टाल गए। देखिए आखिर में क्या कहते हुए उठ गए। We are in touch with the US authorities and we have made our concerns known. So with that, ladies and gentlemen, we come to the close of this. We are in touch। भला ये क्या बात है? तथाकथित विश्व गुरु की हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि आधिकारिक तौर पर अमेरिका को कुछ कह सकें। उल्टा डर होगा कि कहीं मोदी जी का न्योता ना कैंसिल हो जाए। अब आप कहेंगे कि ये मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। जी नहीं, मुझे डोनाल्ड ट्रंप पर पूरा भरोसा है। वो अपने अमेरिकी देशवासियों की वाही लूटने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मोदी जी वोट के लिए मंगलसूत्र बिकने का डर बिठाने लगते हैं। अब आप खुद सोचिए, हमारे देशवासियों को हमारे देश में भेजने के लिए
ट्रंप ने मिलिट्री प्लेन का इस्तेमाल किया। ना हमारे विदेश मंत्री और ना ही विदेश सचिव ऐसा डेटा दे पाए कि ऐसा पहले भी कभी हुआ हो। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि मिलिट्री प्लेन एक आम जहाज के मुकाबले ज़्यादा महंगा पड़ता है। अगर अमेरिकन एजेंसी ICE जो डिपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार है वो अपने नॉर्मल प्लेन से इंसानों को भेजते तो एक आदमी पर 55,000 रुपये का खर्चा आता, लेकिन मिलिट्री जहाज में ये खर्चा बढ़कर 4 लाख रुपए तक हो जाता है, क्योंकि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को उड़ाना और इससे रिलेटेड बाकी चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया, यह दिखाने के लिए कि अमेरिका ही सबसे बड़ा है और वो बाकी देशों को कुछ नहीं समझता। लेकिन मोदी जी तो अपने प्लेन से फ्रांस और फिर अमेरिका जाने के लिए सूटकेस तैयार करने लगे थे। उन्हें लगा ही नहीं कि देश की वायु सीमा में किसी दूसरे देश का फौजी जहाज हमारी संप्रभुता को सीधे सीधे ललकार रहा है। लेकिन कोलंबिया और मेक्सिको जैसे छोटे छोटे देशों को यह महसूस हो गया। उन्होंने पहले तो प्लेन उतरने ही नहीं दिया, फिर कोलंबिया ने एक प्लेन उतरने दिया और अपने देशवासियों के सम्मान के लिए दूसरा प्लेन अपने यहाँ से भेज दिया, जिसमें उनके नागरिक आराम से आ सके। बार रुकवा दी पापा। इन जैसे झूठे विज्ञापन तो मोदी जी ही चलवा सकते हैं, लेकिन अपने लोगों को बाइज्जत लाने के लिए प्लेन नहीं भेज सकते। यहाँ एक सवाल उठता है, जो लोग गैर कानूनी तरीके से गए वो उनकी गलती थी। तिहाड़ जेल के रिटर्न सुधीर चौधरी ने सारा यही कहा कि अगर गए थे गलत किए गए तो इस तरह आगे गलती क्या है। अब ये कोई तिहाड़ जेल नहीं है जहाँ 100 करोड़ की रिश्वत में गए और वापस आ गए। ये भारत की इज्जत का सवाल है चौधरी साहब, और वहां से वापस भेज दिए गए तो इतना शोर क्यों? कैसे लोग हैं ये जो ऐसी बात कह रहे हैं? वो कौन सा यूक्रेन की लड़ाई में फंसे थे? वो क्या कौन सा देश के लिए बड़े आर्टिस्ट या साइंटिस्ट थे? ऐसी बातें की जा रही हैं। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए, अगर आपके घर का सबसे छोटा बेटा कुछ कमाता धमाता नहीं है तो आप उसे डांट सकते हैं, लेकिन क्या आप मोहल्ले के दुकानदार को इजाज़त देंगे कि वो आपके बेटे को जंजीरों में बांध दे क्योंकि उसने आपकी दुकान के बाहर रेहड़ी लगा ली, जो लगाना गैरकानूनी था? देखिए, देश के अंदर हमारे मतभेद हैं, लेकिन देश के बाहर हम सब भारतवासी। और अगर बात कानून की भी है तो जरा सोचिए, हमारे देश में 26 नवंबर का मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा अमेरिका में है। एक हफ्ते से ज़्यादा होने को है। वो एक्सट्रेडिशन रोकने की सारी अपील गवा चुका है, लेकिन उसको तो अब तक जंजीरों में बांधकर लाया नहीं गया। जब विदेश सचिव से पूछा गया कि क्या मोदी जी वहां जाकर ये डिमांड करेंगे तो वो इस सवाल को भी टाल गए। उन्होंने कहा कि बहुत मुद्दों पर बात होगी, मगर वो कौन से खास मुद्दे हैं इस पर कुछ नहीं कहा। बस फिर से ये कहा कि भारत सरकार उनके टच में है, पता नहीं ये कौन सा टच है। अगर मोदी जी सच में विश्वगुरु बनना चाहते हैं, या उसे भी छोड़िए, वो हर भारतवासी के आत्मसम्मान को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो अमेरिका के दौरे के आखिरी दिन जब मोदी और ट्रंप जॉइंट डिक्लेरेशन दें तो उसमें 3 बातें जरूर आनी चाहिए। नंबर 1, हमारे देश में अमेरिका का मिलिट्री जहाज अब कभी नहीं उतरेगा। नंबर 2, किसी भी भारतीय को वापस भेजने की कार्रवाई में हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। नंबर 3, अगर अमेरिका को हथकड़ी लगाना जरूरी लगता है तो वो भारत को बताएगा। ऐसी सूरत में भारत अपना खुद का जहाज भेजेगा। क्या मोदी जी भी इतना नहीं कर सकते? इतना भी नहीं कह सकते? आज के दौर में जिसके पास कंज्यूमर है वो राजा है। अमेरिकी सामान का भारत देश से ज़्यादा इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं। आज देश से अमेजॉन, एप्पल जैसी कंपनियां बाहर भेज दी जाएं तो हम तो जिंदा रह लेंगे, लेकिन ये कंपनियां मर जाएंगी। और अगर फिर भी मोदी जी हमारे लिए बेसिक आत्मसम्मान की भी गारंटी नहीं ले सकते तो फिर काहे का विश्वगुरु और फिर काहे का 56 इंच का सीना। अमेरिका में उतरने के बाद किसी एक जगह प्रवासी भारतीयों को इकट्ठा करके मोदी मोदी चिल्लाने से देश विश्वगुरु नहीं बनता। जब अमेरिका हमें अपने बराबर माने और हम अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसकी गलती बता सकें, तब कुछ बात बनती है। और जब तक मोदी जी ऐसा ना करें, बस विदेश यात्रा करते रहें, कपड़े बदलते रहें, तब तक हमें ऐसे मुद्दे उठाना चाहिए। मेरे एक अमेरिका मित्र ने बहुत भयंकर बात बताई, जैसे मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने मोदी जी को इसलिए और बुलाया है कि अमेरिका गाजा के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। अब जब कोई सैन्य ताकत इस्तेमाल की जाती है तो सिर्फ सैनिक नहीं होते, जहाज नहीं होते, जमीनी स्तर पर बहुत सारे लोगों के काम की जरूरत पड़ती है।
एक बावर्ची चाहिए होता है, एक नाई चाहिए होता है, एक सफाई वाले चाहिए होते हैं। इस तरह के जो लेबर के काम होते हैं, रोजमर्रा के काम होते हैं, उसके लिए हजारों आदमी चाहिए होते हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बयान दिया, कहा कि देखिए इजराइल ने हमारे यहाँ के कुशल लोगों को बुलाया नौकरी के लिए, कितने सम्मान की बात है। मेरी नज़र में ये डूब मरने वाली बात थी, क्योंकि जो इजराइल के जलते हुए इजराइल में बमों के बीच, गोलियों के बीच नौकरी करने जा रहे थे, अपनी जान खतरे में डाल रहे थे, किसी भी शासक को, किसी भी राजा को इससे ज़्यादा डूब मरने वाली बात नहीं होती कि हम उतनी नौकरी यहाँ दे नहीं पा रहे हैं कि बच्चे इजराइल जाके इस संकट की घड़ी में वहाँ पे काम कर रहे हैं। जब वो इजराइल जा रहे थे तो मैंने उन नौजवानों का इंटरव्यू किया था। आंखों में आंसू थे, घर वाले परेशान थे, घर वालों को लग रहा था कि लड़का नौकरी तो करने जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं लौटेगा। इस बीच में वो लोग गए इजराइल। अब आप बताइए, इस युद्ध के क्षेत्र में ऐसी आग के बीच में हमारे भारतीय गए। तो मेरे अमेरिकी मित्र ने कहा कि ट्रंप चाहते हैं कि जब इजराइल पे, गाजा पे नियंत्रण करने की बात हो, जब उस क्षेत्र में सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने की बात हो, तो जो लेबर क्लास है, जो रोजमर्रा के लोग हैं, वो भारत से आए। मोदी जी इस बात को तय करें। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं। दूसरी बात, एलन मस्क को भारत की कुछ बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी दी जाए। अब मुझे ये भी नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं, लेकिन अगर भारत का एक भी नौजवान इस युद्धग्रस्त क्षेत्र में अमेरिका के कहने पर भेजा जाता है, तो ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए डूब मरने वाली बात है। मुझको यकीन है कि हमारे विश्व गुरु ऐसा कोई वादा करके नहीं आएंगे, और ऐसा वादा करके आते हैं तो ये आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप विश्व गुरु से पूछें कि इस अशांत क्षेत्र में कोई भारतीय काम करने क्यों जा रहा है, हम उसे उतनी नौकरी, उतनी सैलरी क्यों नहीं दे पा रहे। आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।